बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, कुछ हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। आज अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत सारे लोग हमें परेशान नज़र आ रहे थे जी कि दांतों की हिफाजत किस तरह से यकीनी बनाई जाए। हम तो हर रोज़ ब्रश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे दांतों की वो चमक धमक नहीं होती जो होनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा केयर क्या है? ठंडा गर्म जिन लोगों को लगता है खाना खाते हुए या ठंडा पानी पीते हुए, चाय पीते हुए, उसका भी लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, यानी सेंसिटिविटी। इसकी वजूहात क्या होती हैं? आज हम अपने शो में ये भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आप अपने दांतों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि उससे पहले हम एज़ यूजुअल शहर की अहम खबरों को डिस्कस करते हैं। कुछ मसाइल होते हैं जिनसे कोशिश ये की जाती है जिनका जिक्र किया जाए ताकि आपके मसले हल हो सके। जैसे कि वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से हमने रात के देखा जी, बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन कराने पहुँचे, लेकिन चूँकि सेंटर बंद था और इत्तला भी नहीं की गई थी। इंतज़ामात के हवाले से भी लोग शिकायत कर रहे हैं। तो आज के शो में हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से भी बात करनी है, सेफ सिटी के नाअहली के हवाले से भी बात करनी है। ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेकर आया गया था, इसका मकसद क्या था? जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि आपने शहर को सेफ बनाना है। फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा, दाखिली खारजी रास्तों पर कैमरे बंद हैं, तो फिर सेफ सिटी का मकसद क्या है असल, वो भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है जी, नए माली साल के बजट में रिंग रोड अथॉरिटी को लावारिस छोड़ दिया। बजट से बाहर सदरन 3 पर भी ताहाल काम शुरू ना हो सका। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए 50 लाख मख्तस तौंसा पर 50 करोड़ निछावर करने का प्लान। टैक्सों के खिलाफ फ्लोर मिल्स की 22 जून से हड़ताल होगी। आटे का थैला 100 रुपये महंगा होने का खदशा। और इसके बाद सेफ सिटी अफसरान की नाअहली से शहर के दाखिली और खारजी रास्ते गैर महफूज हैं। जी, तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। इमरान भाई, सबसे पहले हम पहली खबर की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था जी, अभी इत्तलात के मुताबिक हम मोटिवेट कर रहे हैं सब लोगों को। हुकूमत की भी अव्वलीन तरजीह है, इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, कमिश्नर साहब भी मुतहरिक हैं, यानी लाहौर की जितने करता धरता हैं सभी लोग मुतहरिक ये इस चीज़ में है कि आपने किसी भी तरह कोविड को ख़त्म करना है, और उसके लिए हमारे पास हल एक ही है जी, आपने वैक्सीनेशन करानी है। अब वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ामात नाकाफ़ी हैं, लोग तैयार हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, लेकिन अब वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। क्या कहेंगे इमरान भाई? अना देखें, नो डाउट हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की कोरोना की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, और उसमें ऑब्वियसली आगाही मुहिम जो है वो सबसे मौसर साबित हुई कि लोगों में आगाही जो है वो फैलाई गई। वट कितने लोगों ने उस पर अमल किया, कितने लोगों ने रद्द किया, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब हॉस्पिटल्स में रश जो है, दबाव जो है वो कम है कोरोना केसेस के हवाले से, और वेंटिलेटर्स जो है वो भी कल की खबर थी कि 80% जो हैं वो खाली हो चुके हैं, और इस पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब दूसरी तरफ आएँ कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो पब्लिक को ये बावर करवाया कि आपने अगर कोरोना को मुकम्मल शिकस्त देनी है तो आपको वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर कराना होगी। उसके लिए आपने सेंटर जो है वो भी बनाने शुरू किए, और लोग जो है वो आना भी शुरू हो गए, लाइनों में लगना शुरू हो गए, वैक्सीनेशन करवाना भी शुरू हो गए। उसके बाद होता क्या है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ कुछ घंटे अवेलेबल है। लोग दूर दराज के इलाकों से इसी कोशिश में आते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें, और वैक्सीनेशन के बाद वो अपने घरों को चले जाएं और अपनी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजारें एहतियात के साथ। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग लाइनों में लगते हैं, कभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। वटेवर वो जो गवर्नमेंट के बनाए हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं या तालीमी इदारों में बनाए हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है। और अच्छा, रात तो ये हुआ है कि जी लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर पहुंचे हैं और वहां ताले लगे थे, लोग बाहर इंतजार करेंगे। रात के मनाजिर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लोगों को इन्फॉर्म करना टाइमली जरूरी नहीं, आपने जो टाइम दिया है लोग उसके मुताबिक पहुंच रहे हैं और वहां जाके दरवाजे बंद है। देखिए जी,
अगर बात की जाए एक्सपो सेंटर के हवाले से, तो वहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वो मेरे ख्याल के मुताबिक शहर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, और वहाँ पर 24 घंटे का टाइम जो है वो वहाँ पर होता था, और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रश जो है वहाँ पर देखने में सामने आता था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतजामिया की है। जी बिल्कुल, उनकी ही जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ को श्योरिटी देते कि वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल होती है। अब ये देखें, वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं है, यही वजह थी कि सेंटर को जो है वो क्लोज कर दिया गया, अदरवाइज सेंटर क्यों क्लोज किया जाता। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, वो बेचारे मायूस पलट रहे हैं। फिर होगा क्या, लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और हमने लोगों में एतमाद जो है वो बहाल किया है कि उन्होंने वैक्सीनेशन करानी है ताकि वो महफूज रह सके। और अब हालात ये हैं जी कि इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त इंतजामात मौसर उस तरह से नज़र नहीं आ रहे, और लोग जो कि जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, उनको जाके पता चल रहा है कि जी इस वक्त सेंटर बंद है। तो लोगों की रहनुमाई के लिए आपको पब्लिक सर्विस मैसेज भी देने हैं, लोगों को बताना भी है कि कब कब वो वैक्सीनेशन कराने के लिए आ सकते हैं। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। नए माली साल के बजट में रिंग रोड अथॉरिटी को लावारिस छोड़ दिया गया। बजट से बाहर सदरन थी पर भी ताहाल काम शुरू ना हो सका। ये तो मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए जी, मैं इस हुकूमत के हवाले से अगर बात करूं, मैं ये नहीं कहता कि ये लाहौर की तरक्की के दुश्मन है, लेकिन ये काम ही ऐसे करते हैं जिससे शो होता है कि ये वाकई लाहौर की तरक्की के दुश्मन है। ये लेकिन कहते थे कि तरक्याती बजट सबसे पहले हमने देखा सुर्खियों की सूरत में कि इतना रख दिया गया बजट में, उससे क्या करना है? वो ऑब्वियसली इन्होंने पंजाब के लिए दिया था, लेकिन माजरत के साथ वो शायद सेंट्रल पंजाब जो है वो उसमें मिस कर गए, और जनूबी पंजाब की तरफ शायद वो तमाम बजट जो है वो डाइवर्ट हो गया। अगर हम बात करें रिंग रोड के हवाले से, तो पहली बात ये तो श्योर है, आप भी लाजमी रिंग रोड को यूज़ करती होंगी, हमारे शहर का 50% से ज़ायद जो ट्रैफिक रश है वो इसने अपने ज़िम्मे ले रखा है। ना सिर्फ शहर का ट्रैफिक रश, बल्कि जो शहर से बाहर की ट्रैफिक है, वट एवर वो हैवी ट्रैफिक है या नॉर्मल ट्रैफिक है, वो भी रिंग रोड को यूज़ करती है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। 10 साल पहले का मंसूबा है। मुझे आज भी याद है कि जो अब के स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनकी जानिब से ये 2010 में इसका रिंग रोड का इफ्तिताह जो है वो किया गया था परवेज़ लाई साहब की तरफ से, और इस प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए था। और अब आप देखें कि 11 साल हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि ये सदरन 3 की जो बात की गई है दुर्रनियाब की जानिब से, तो इसके हवाले से भी हम जो है वो दुर्रनियाब की खबरें देखते रहे हैं कि ये सदरन 3 जो है ये अड्डा प्लाट से जाता है बहरिया की तरफ। आज तक इसको मुकम्मल नहीं किया जा चुका, हालांकि इसमें कोई कदगन नहीं है, बजट भी है, अप्रूवल्स भी हैं, हर चीज़ है, उसके बावजूद इसको मुकम्मल नहीं किया गया। पता नहीं किस किस्म का प्रेशर है इन पर या किस किस्म की सोच है। खबर के मुताबिक डिटेल ये है जी, सेक्शन 4 भी जारी हो चुका, अराजी एक्वायर ना होने से जमीनों की कीमत भी कई गुना बढ़ने का इम्कान है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे तरक्याती काम ऐसे हैं जिसमें हम प्लानिंग मुकम्मल फाइलों में पूरी कर लेते हैं, एंड पे आपको जाके पता चलता है कि जी आपने लैंड एक्विजिशन का काम ही नहीं किया, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। तो ये कैसी प्लानिंग होती है, मुझे ये बता दें। ये देखिए, सदरन लूप 4 के हवाले से अगर बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें इसके पैसे जो हैं वो रखे गए थे, लेकिन इसको शुरू नहीं किया गया। ये जी बिल्कुल, ये मुल्तान रोड से शुरू होना था और आगे इसने जाना था, जो लाहौर और कराची का जो मोटरवे है उसको टच करना था। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि रवां साल इस बजट में सदरन लूप 4 जो है उसका बजट ही नहीं रखा गया, और लोगों पर जुल्म देखिए, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो किसी किस्म की खरीदो फरोख्त जो है वो उस एरिया में नहीं कर सकते। भाई अगर लोग नहीं कर सकते तो कम से कम आप तो कर लो, अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए कर लो। नहीं किया इस साल भी, मतलब आप नहीं इसको छेड़ेंगे, नहीं शुरू करेंगे, और ना ही ये सूरत हाल नजर आ रही है कि आप सदरन 3 जो है उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। अगर सदरन 4 के हवाले से बात करें तो ये देखें कि लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो लाहौर में आती है, वट एवर वो रात को आती है, चूंकि हैवी ट्रैफिक तो रात के वक्त ही लाहौर में दाखिल होती है। अगर हमारा ये देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर देता हूँ कि मुल्तान से जितनी ट्रैफिक आ रही है, जिसने आप गुजरांवाला जाना है, सियालकोट जाना है, इस्लामाबाद जाना है या आगे जाना है, वो मुल्तान से आएगी, लाहौर में एंटर होगी, लाहौर को यूज करते हुए फिर आगे जाएगी। और इसी तरह अगर हम केपीके की ट्रैफिक देखें, इस्लामाबाद की ट्रैफिक देखें, मरी की देखें, पिंडी की देखें, उस साइड की ट्रैफिक तमाम देखें, उसने जब यहाँ से मुल्तान की तरफ जाना है या आगे कहीं जाना है, वो लाहौर को यूज करेगी, फिर जाएगी। अगर ये सदरन 4 यहाँ पर बन जाता तो आप यकीन जाने
तमाम तर ट्रैफिक वटेवर वो नॉर्मल ट्रैफिक है या वो हैवी ट्रैफिक है, वो रिंग रोड को यूज़ करती, 3 को यूज़ करती, 4 को यूज़ करती और वहाँ से होती हुई वो अपने मंजिल मकसूद तक जाती और लाहौर का बेशतर जो ट्रैफिक रश है वो कंट्रोल हो जाता। लेकिन जो इनकी, मैं बात यहाँ पर ये लाजमी कहूँगा कि जो इनकी सोच है, जो इनकी अप्रोच है, जिस तरह ये प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, आप यकीन जाने अगले कुछ सालों में लाहौर के अंदर आपको बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे आप अभी देख ले सूरत हाल जो सड़कों पर होती तो आने वाले कुछ सालों में। खैर, इस खबर को हमने वाइंड अप करना है और मैं आपको वाज़े तौर पर जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक जी ये तो बनने वाला मंसूबा नहीं है। जिन मंसूबों पर काम हो रहा है वही अगर मुकम्मल हो जाए, वैसे भी इसको जब बजट में रखा ही नहीं गया तो किस तरह से उम्मीद भी आप कर सकते हैं ये मुकम्मल होगा। इसके बाद जो हमने खबर डिस्कस करनी है वो ये है जी, शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए रखे गए हैं, जबकि तौंसा पर 50 करोड़ रुपए की बारिश कर दी गई है। तो इस पर शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं। ऐसा क्यों है जी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौरियों के लिए ये बैड न्यूज़ है। शहर जिसकी हम खूबसूरती की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर अब जी ये किया जा रहा है कि सिर्फ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। अलबत्ता बनाव सिंगार में लाहौर तौंसा शरीफ से अब पीछे रह जाएगा। हुकूमत का शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अनोखा मजाक, तारीखी शहर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी सियाहत को फ़रोग देना है, खूबसूरत बनाना है। अब यहाँ पर तो बहुत बड़ी तादाद में सियाह आते भी हैं अंदरून शहर देखने के लिए। लाहौर की अपनी एक तारीखी अहमियत है। आपको नहीं लगता कि वो वाकई सुतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है? देखें जी, नो डाउट हमारा लाहौर जो है वो वाकई पाकिस्तान का दिल है और इसकी खूबसूरती का जो अच्छा आयशा, आप जो फुटेज दिखा रही हैं वो ज्यादा दिल दुखा रही है। एक तो हम बात करें कि शहर को खूबसूरत नहीं बनाया जा रहा, ऊपर से वो फुटेज, वाकई ये मनाजिर शहर के ही हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन खूबसूरती की बात, ये तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया शहर का। देखें, लाहौर की खूबसूरती के हवाले से बात करें, जितने भी लाहौर की खूबसूरती के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आए, मैं यहाँ बरमला इज़हार करता हूँ कि वह तमाम तर साबिक़ा दौरा हुकूमत में जो है वो आए। स्पेशली अगर बात करें दिलकश लाहौर प्रोग्राम की, जिसके फंड्स की अभी बात हो रही है, ये भी साबिक़ा हुकूमत का प्रोजेक्ट था जिसे इस गवर्नमेंट ने भी ऑन किया और ये गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर चली। लेकिन हुआ क्या है, मेरे ख्याल से ये फाइलें जो है वो शायद बदल गई होंगी। हमारे जो रिपोर्टर हैं अली रामे, ये देखें ना, तौंसा और लाहौर, ये दोनों फाइलें ना मेरे ख्याल से चेंज हो गई हैं, एक्सचेंज हो गई है ना। तो यही वजह है कि लाहौर के लिए सिर्फ इतने बड़े शहर के लिए 50 लाख रखे गए हैं और तौंसा के लिए आपने 50 करोड़ कर दिए हैं। और मज़े की बात बताऊं, ये जो तौंसा के लिए 50 करोड़ जो निछावर किए जा रहे हैं तौंसा पे, ये 50 करोड़ नहीं है, ये 70 से 80 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं तौंसा के लिए, जिसमें से 50 करोड़ जो हैं वो सैंक्शन किए जा रहे हैं। अच्छा। दूसरी तरफ मज़े की बात आप ये देखें कि जो महकमा बल्दियात है उसने गवर्नमेंट को जो समरी भेजी थी उसमें यह कहा था कि जी 50 करोड़ लाहौर के लिए रखने चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा गुंजाइश है अभी भी शहर को खूबसूरत बनाने की। लिटरली आप देख लें, जितने भी प्रोजेक्ट साबिक़ा दौरे हुकूमत में शुरू हुए सिर्फ वो वहां तक रहे, उसके बाद रुक गए। आप यहाँ पर पुरानी बिल्डिंगों की हालात देख लें, अंदरून लाहौर की सूरत हाल देख लें, सड़कों की सूरत हाल, रास्ते ही देख लें, आपको उनको अट्रैक्टिव बनाने की बिल्कुल ऐसे सड़कों की सूरत हाल आप देख लें। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी अच्छा काम जो है लाहौर को खूबसूरत बनाने के हवाले से कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये दिलकश लाहौर प्रोग्राम जो है जिसके तहत खूबसूरत बनाना था शहर को, वो देखे ना, ऊंट के मुंह में जीरे वाली मिसाल जो है वो यहाँ पर फिट बैठती है कि आप महकमा बल्दियात ने आपसे 50 करोड़ मांगा है कि जी हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, लाहौर को खूबसूरत बनाना है, आपने सिर्फ 50 लाख दे दिया। इसलिए मैंने कहा कि ये शायद फाइलें एक्सचेंज हो गई हैं कि 50 करोड़ आपने तौंसा को दे दिया। हम ये नहीं कहते कि भाई जनूबी पंजाब जो है आप उसको खूबसूरत ना बनाएं, आप भाई बनाएं, उसका भी हक है, लेकिन आप ज्यादती तो ना करें ना कि एक गवर्नमेंट एक इंतजामिया जिसने आपको बताया है कि जी ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इस पे इतनी मालियत आएगी, आप ये पैसे देंगे तो हम इसको खूबसूरत बनाएंगे। दूसरी तरफ आप सिर्फ अपने एरिया को या जनूबी पंजाब का सारा वो एरिया जिसको मैं मानता हूं उसको जरूरत है, लेकिन उसको उसका हक दें और लाहौर को लाहौर का हक दें। पता नहीं अब लाहौर के साथ आप क्या ज्यादती कर रहे हैं। कभी आप जब अपोजिशन में थे तब आप शायद कहते थे कि लाहौर को जो है वो यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट का शहर जो है वो बना दिया। अब शायद आप बदला ले रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। भाई आप सीमेंट कंक्रीट का कुछ नहीं कर रहे
तो भाई नेचुरल ब्यूटी तो ले आए कम ना। से कम आप अपनी ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान मुहिम, वो जो बिलियन ट्री शहर की सफाई सुथराई सूरत हाल देख ले। खाली मेवाकी जंगल लगाने से आप शहर को खूबसूरत नहीं बना सकते भाई, खूबसूरत नहीं बना सकते। वो एक जापानी टेक्निक है, ठीक है, लेकिन शहर की सफाई जो है, सफाई सुथराई की सूरत हाल देख लें, सैनिटेशन के प्रोजेक्ट जो है वो देख लें, ये 50 लाख ऐसे आएंगे और ऐसे खर्च हो जाएंगे पता भी नहीं चलना, और आपका शहर का एक हिस्सा भी आपको खूबसूरत इससे नजर नहीं ये तो मेरे ख्याल से आप यकीन जाने, मैं अब आप हंसेंगी कि एक शहर के एक टाउन की एक यूनियन काउंसिल पे भी 50 लाख से ज्यादा फंड्स इस्तेमाल होते हैं, और आप पूरे शहर के लिए दिलकश लाहौर प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो यकीनन ये मजाक वाली बात है जो आप लाहौर के साथ मजाक कर रहे हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं। और एक वक्त था कि यहाँ पर बाहर से जब एम्बेसडर्स आया करते थे और लिटरली वो खुश होते थे लाहौर को देखते हुए, अब भी होते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ लाहौर के खानों तक महदूद रह गए हैं। वो लाहौर की खूबसूरती से अट्रैक्ट नहीं होते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन खूबसूरती शहर की वो डंप होगी। वही तो कह रही हूँ, अब लाहौरिये इस पे ठंडी आ ही भर सकते हैं कि क्या क्या शहर जिसको हम खूबसूरती की मिसालें देते थे, अब वो आपको मजीद खूबसूरत नजर नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों की है, प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखें, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बाकी शहर खूबसूरत जिन्होंने बनाना है, अब उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये तो आप सभी लोग जानते हैं। हमने ब्रेक की तरफ आना है, लेकिन चूंकि अब टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं जिस पर फ्लोर मिल्स की जानिब से वाज़ेह हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, मौक़िफ़ क्या है, आटा कितना महंगा हो जाएगा, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी, तो अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है जी, आटा महंगा होने जा रहा है, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। अब हड़ताल का ऐलान किया गया है फ्लोर मिल्स की जानिब से। हड़ताल वो क्यों करने जा रहे हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कुछ मुतालिबात हैं, और उनकी जानिब से वाज़ेह ये कह दिया गया है कि आटे का थैला 100 रुपये महंगा हो सकता है अगर ये जो टैक्स की भरमार उनके ऊपर की जा रही है, कभी चौकर पे टैक्स लगाया जा रहा है, फिर इसके साथ साथ फ्लोर मिल्स पर जो है वो भी टैक्स लगाया जा रहा है, विद होल्डिंग टैक्स। अगर ये कम ना हुआ तो आटे का जो थैला है वो 100 रुपये महंगा हो सकता है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें जी, ये तो दो हाथियों की जंग है। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के हवाले से अगर बात करें, जब भी आम मार्केट में आटा जो है वो महंगा होता है तो उसके बाद एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है रिसेंटली उन्होंने सस्ते ट्रकिंग पॉइंट्स जो हैं वो लगाए थे, जहाँ पर आम मार्केट से सस्ता आटा जो है वो शहरियों को दस्तयाब हो रहा था। मिडल मैन का किरदार ख़त्म करके फ्लोर मिल जो है उन्होंने खुद अपने ट्रक जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगा दिए। ठीक है, ये एक मैं बयान करता हूँ कि वाकई उनका एक एहसन इकदाम था फ्लोर मिल की तरफ से ना। बाकी अक्सर ये भी शिकायत आती हैं फ्लोर मिल्स की जानिब से कि आटा जो है उसको रोक लिया जाता है और उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कहती है कि जी हमने रिकॉर्ड गंदम जो है वो हासिल की है, रिकॉर्ड गंदम जो है वो इस बार पंजाब में कैसा रिकॉर्ड था कि आपने महंगाई का रिकॉर्ड भी बना दिया। और उसके बाद होता क्या है कि एक तरफ तो आपके पास वाफर मिकदार में गंदम पड़ी हुई है जो कि आपने फ्लोर मिल्स को देनी है, लेकिन उसके बावजूद शहर में आटा जो है वो उसकी कीमत आसमान पे चली गई है। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अब आप क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब ये थोड़ी सी ना ज्यादती होने जा रही है। मतलब 100 रुपये थैला महंगा हो जाएगा, ये कोई बात ही नहीं है। आप देखें ना कि आप जो उन पे विद होल्डिंग टैक्स जो है जो इस बजट से पहले 0.020 था उसको आप बढ़ा के 1.25 करने जा रहे हैं। एकदम से इतना ज़्यादा जो है वो विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाना जो है ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादती है। अगर आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएं तो मे भी शायद ये काबिल अमल जो है, काबिल कबूल जो है वो। उसके साथ साथ चोकर पे जो आप 17% टैक्स आयद करने जा रहे हैं, अभी तो ये 100 रुपये महंगा फ़ी थैला जो एसोसिएशन की जाने से बयान किया जा रहा है, ये तो अभी सिर्फ इन्होंने आगाह किया है। और आप यकीन जाने अगर ऐसा हो गया तो ये 100 रुपये महंगा नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ये तो सिर्फ एसोसिएशन जो है या मिल जो है वो 100 रुपया महंगा करेगी ना, और आम मार्केट में फिर आप देखिएगा कि जो मिडल मैन है वो कितना कमाता है, जो शॉपकीपर है, जो स्टोर वाला है वो कितना कमाता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किसका होना है, आम सारिफ का ही होगा ना, जो टैक्स पेयर है, जो बेचारा टैक्स पेयर है, जो गरीब है, सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ेगा और महंगाई जो है वो फिर बढ़ेगी। तो उस पे आपकी माफिया भी मुतहरिक हो जाती है। खैर, ये जो हड़ताल होगी
इसके नताइज भी आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि अब इस पे कान धरने वाला तो कोई नहीं है। आपने पहले भी देखा कि कब से आटा चीनी की खबरें चल रही हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कुछ नहीं हुआ, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन हम आगे चल के ज़रूर एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, और अगर हालात कंट्रोल से बाहर ना हुए तो जो महंगाई होगी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे सेफ सिटी किस तरह से शहर को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है। फिलहाल हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आपका सेफ सिटी जो है उसके साथ क्या हो रहा है? आपके शहर लाहौर को सेफ बनाने के दावे जिसने किए थे, शहर में जगह जगह कैमरे लगाए थे, अब आपके शहर से गाड़ी कोई आराम से चोरी करके बाहर ले जाता है, आपको पता ही नहीं होता जी। तो ये सेफ सिटी का असल मकसद क्या था और सेफ सिटी क्या कर रहा है, इस पे हम बात कर लेते हैं। इमरान भाई बताइएगा, ये जब प्रोजेक्ट लाया गया था तो इसका असल मकसद क्या था? देखें जी, असल मकसद तो ऑब्वियसली इसके कई मकसद थे। सबसे पहली बात ये करें कि दहशतगर्दी, बिल्कुल शहर को महफूज बनाना था। जो दहशतगर्दी की सूरत हाल थी उसको कंट्रोल करने के हवाले से भी इसका बड़ा अहम रोल जो है वो रहा, हम ये मानते हैं कि रहा। उसके बाद चोरी डकैती, और उसके बाद वो गाड़ियाँ जो चोरी की गाड़ियाँ हैं या चोरी हो जाती हैं या गैर कानूनी तरीके से लाहौर आती हैं या लाहौर से बाहर जाती हैं, उन तमाम पे भी ये नज़र रखता था। अब हम बात कर रहे हैं इस मंसूबे था का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर बात करूँ, लाहौर में 8,500 के करीब सेफ सिटी के कैमरे हैं, और जिसमें माशाल्लाह इनकी बेहतरीन काबिलियत के बायस तकरीबन 5,000 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं, और ये कैमरों को छेड़ भी नहीं सकते। 5,000 बंद पड़े, ये छेड़ भी नहीं सकते, उनको ठीक भी नहीं कर सकते। पता है क्यों? सिर्फ इस वजह से कि जिस कंपनी के साथ इन्होंने ये टेंडर कर रखा था, सिर्फ वही कंपनी इन कैमरों को ठीक कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, लेकिन वो कंपनी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उस कंपनी का भी 1.5 अरब रुपया देना है। अब आप उसका 1.5 अरब रुपया उसको देंगे, उसके वाजिबात की अदायगी करेंगे, तो शहर में जो 5 से 5,500 के करीब खराब कैमरे पड़े हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा। चले, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा हम बात ये करते हैं जिस प्रोजेक्ट की अभी ये जो स्टोरी है, स्टोरी की तरफ आए तो शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे लगाए जाने थे, जिसकी लागत जो है, इस प्रोजेक्ट की लागत जो है वो 15 करोड़ रुपए थी। लेकिन वो लागत जो है वो अब बढ़ के कोई 17 करोड़ या 17.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्मली इसलिए कंप्लीट नहीं होता कि उसकी मंजूरी नहीं होती, फाइलों की नजर हो जाता है, उसके फंड जो है वो जारी नहीं होते। लेकिन ये तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आपके शहर के दाखिली खारजी रास्ते हैं, खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए, आपके शहर में कोई दहशतगर्दी का कोई प्लान बना रहा है, वो आपके शहर में एंटर हो जाए, आपके पास कोई सबूत ही नहीं। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी भी हो चुकी थी, फंड्स भी जारी हो चुके थे, फंड्स इनके पास भी थे, उसके बावजूद नहीं लगाए गए। 15 करोड़ रुपए जो हैं वो इनके पास से इन्होंने ये कैमरे जो हैं वो लगाने थे, लेकिन वो 15 करोड़ का 15 करोड़ सेफ सिटी अथॉरिटी ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद वो 15 करोड़ आपको पता है कहां लगा? वो अफसरान की, सरकारी अफसरान की रिहाइशों पर लग गया। अंदाजा करें ये मतलब सिक्योरिटी, अवाम की सिक्योरिटी जो है, शहर की सिक्योरिटी जो है वो जरूरी नहीं थी, अफसरान के घरों की सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा बेहतर थी। आपने इनसे क्यों नहीं पूछा सेफ सिटी से कि ये 15 करोड़ जो सरेंडर कर रहे हैं, तमाम पैसे सरेंडर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ये इनकी नाअहली थी। और हम सेफ सिटी की ऐसी कई खबरें जो है वो सामने आती है जिनमें इनकी नाअहली होती है, लेकिन मैं हैरान हूं कि अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत इनसे पूछती क्यों नहीं? हमने तो कभी नहीं सुना कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान हैं उनकी सरजनिश की गई या उनका ट्रांसफर कर दिया गया। बाकी तो आप बड़े दावे जो है वो करते हैं, यहाँ पर आपके दावे कहाँ है? जब शहर की सिक्योरिटी का मामला, शहर की सिक्योरिटी का मामला है, उसकी ये सूरत हाल है कि जो बजट लगाया जाना है वो सरेंडर हो जाता है, तो आप उस पर खामोश बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और बात यह है कि जो 8,500 कैमरा था उसमें से भी 5 से 5,500 कैमरा खराब पड़ा हुआ है। तो फिर आपका शहर कैसे सिक्योर रह सकता है? आप कैसे सेफ सिटी अभी भी राग अलाप सकते हैं? क्योंकि जब आपके लिए शहर के दाखिली खारजी रास्तों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वहां पर काम आप ना करें, अफसरान के घरों को आप सिक्योरिटी दे दें, शहर में कैमरे बंद पड़े हैं। और एक और चीज, सॉरी कता कलामी मावा की बात काट रहा हूँ, सेफ सिटी जो है वो चालान भी भिजवाती है, आपको पता है ना? आजकल सिर्फ चालान ही भिजवाए जा रहे हैं। अब आप ये देखें
इनके मेरे ख्याल से 5 से 5,500 कैमरे जो ख़राब पड़े हैं, यही वजह है कि अब ट्रैफिक पुलिस को ना ये जो है वो टास्क सौंप दिया गया है कि भाई आपने धड़ाधड़ वार्डन को कह दिया कि आपने चालान करने हैं, जो हत्थे चढ़ जाए आपने करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कैमरे तो खराब है, वहां से हमें रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा नहीं होना। और जो कैमरे ठीक है ना इमरान भाई, उससे भी सिर्फ और सिर्फ काम यही लिया जा रहा है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि शहरियों के साथ मुतादिद वारदातें भी हैं, आप भी इस चीज के गवाह हैं, हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं, अली साई और इरफान बताते भी रहते हैं। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई वारदात हो जाए, वहां पे पता चलता है कैमरा खराब है, लेकिन जहां पे चालान होना होता है वहां पर कैमरा ठीक हो। चालान के साथ साथ मेरे ख्याल से जहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यकीन जाने ये कैमरे जो 3,000 बाकी कैमरे बचते हैं, ये ठीक पता है कहाँ के होंगे? ये आईजी ऑफिस के कैमरे ठीक होंगे, ये जीओआर के कैमरे, ये सेक्रेटेरिएट के कैमरे, ये यहाँ के कैमरे ठीक होंगे। इन लोगों की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है, इनकी सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है, आम शहरियों की तो सिक्योरिटी जरूरी है ही नहीं, इसीलिए आपने दाखिली खारजी रास्तों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अफसरान के घरों की सिक्योरिटी जो है उसको आपने यकीनी बना दिया। खैर आई एम सॉरी, फिर ये राग मत लापें कि आप सेफ सिटी के हैं, आपका शहर महफूज है और इसके लिए आप काम भी कर रहे हैं। अगली खबर शामिल कर लेते हैं। कुछ शहरियों के लिए अच्छी खबर है, चाहे अब इस पे काम कब होता है जी। लोड शेडिंग फ्री लाहौर 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन ज़ेरे ज़मीन बिछाने का फैसला किया गया है, कर लिया गया है। अमल दरामद इस पे कब होता है? अभी तो लोड शेडिंग का अजाब लोग भुगत रहे हैं, क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए जी, सार्फिन को बिला तातुल बिजली मिलेगी और ये जो ज़ेरे ज़मीन मंसूबा है जो लाइन बिछानी है, ख्वाब लग इसके लिए फंड जो है, अब अगला ख्वाब मैं आपको बताने लगा हूँ ना कि इसके लिए फंड जो है वो वफाक से मिलेंगे। वफाक आपको फंड जब देगा ना फिर देखी जाएगी। इस गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें, देखें आपने तवानाई के मंसूबे तो पहले ही पैदा नहीं किए, ठीक है ना, मंसूबे आपने शुरू ही नहीं किए, बनाए ही नहीं। दूसरा सोलराइजेशन के हवाले से अगर बात करें, बेहतरीन सोर्स है आपके पास सूरज, सोलर एनर्जी जो है वो बेहतरीन सोर्स, आपने उससे भी फायदा जो है वो नहीं लिया। आपने सरकारी इमारतें जो है वो सोलर पर मुंतकिल करनी थी, आपने सरकारी स्कूल जो है, तालीमी इदारे जो है, यूनिवर्सिटियां जो है वो सोलर पर मुंतकिल करनी थी, वो तो आप आज तक कर नहीं पाए। और अब आप जो है वो ये कह रहे हैं कि जी वफाक फंडिंग करेगा तो हम ज़ेरे ज़मीन लाइनें जो हैं वो बिछाएंगे। लाहौर का असल मसला ये नहीं है कि तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाना है, असल मसला ये है कि जो तलब और रसद है उसको कैसे पूरा करना है। आपके पास बिजली पैदा ही नहीं हो रही या उसके ऑल्टरनेट सोर्स ही नहीं है, तो आप शहरियों को बिला तातुल बिजली कैसे फराहम करेंगे? बिल्कुल सही बात है, कैसे फराहम करेंगे? ठीक है, ये आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि ज़ेरे ज़मीन आप जो है वो 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो बिछाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन प्रोजेक्ट्स को भी देखने की जरूरत है जो कि पहले प्रोजेक्ट थे जिनको आपने आगे लेकर चलना था, वटावर वो साहब हुकूमत के थे या नहीं थे, आपने उनको आगे लेकर चलना है। बात यह है कि आपने उसमें अपना कितना जो है वो उसमें हिस्सा डाला है, कितने प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हैं, या सोलर के कितने प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हैं। सोलर प्रोजेक्ट पे तो आप सिफर पे हैं अभी भी, जामियात पर आपने, यूनिवर्सिटियों पे आपने उनको सोलर पर मुंतकिल करना था, उस हवाले से भी आप कुछ नहीं कर पाए। स्कूलों को मुंतकिल करना था, उनको नहीं कर पाए। हॉस्पिटल्स को करना था। अच्छा, ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग के वाकयात आगे ज्यादा होने वाले हैं, बारिशें जब होती हैं तो ट्रिपिंग के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। आप शहर की सूरत हाल देख लेंगे, 2-3 दिन पुरानी बात है ना, ऐसे कई घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे लाइट गई, ज्यादा हुई है तो आपको किसी भी इलाके में लाइट ही नहीं। अब खैर बारिश वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं आगे, क्योंकि मॉनसून की बारिश होनी है, ट्रिपिंग के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस पे तो प्लान कभी किया ही नहीं गया और आराम से कह दिया जाता है कि बारिश में आपका लाइन स्टाफ काम करना भी नहीं चाहिए, लेकिन पहले इसकी तैयारी क्यों नहीं कोई की जाती है? देखिए, तैयारी अगर बात की जाए लेस्को के अफसरान के हवाले से, जब उनसे ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती है, वो कहते हैं कि हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ वाजबात हमारे इतने ज़्यादा हैं कि वो हमें अदायगी ही नहीं वो होती। सीधा है कि वो जब तक वाकई ये ज़ेरे ज़मीन नहीं होता तब तक ये ट्रिपिंग के वाकयात तो कम से कम नहीं रुक सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आप ट्रांसमिशन लाइनें देख लें, आप ट्रांसफार्मर्स की सूरत हाल देख लें, आप बिजली चोरी की जैसी सूरत हाल जो है वो देख लें, तो ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं उसके बाद फिर जो है वो नाकामी की तरफ कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो जाता है। स्पेशली लेस्को के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको इन तमाम सूरत हाल का सामना अभी भी है। अगर विफाक की नजर करम होगी तो ये काम होगा, ये अंडरग्राउंड होंगी ट्रांसमिशन लाइन और फिर आपके ट्रिपिंग के बाद होंगे। फिलहाल लाहौरिये तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोड शेडिंग ना करें, बिजली की तवील बंदिश से लोग तंग हैं, तो ये जो ख्वाब दिखाए गए हैं तो वफाक की मेहरबानी के बाद ही कभी शर्मिंदा ताबीर होते नजर आएंगे। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक के बाद मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान से, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था आज के शो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं। खूबसूरती में सबसे ज़्यादा आपकी स्माइल का किरदार होता है। जितना खूबसूरत आप स्माइल करते हैं उतने ही खूबसूरत आप दिखते भी हैं। और फिर अच्छी स्माइल में खूबसूरत दांतों का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग शिकायत ये करते हैं कि जी वो अगर प्रॉपर टाइमिंग से ब्रश भी करते हैं फिर भी उनके दांत उस तरह से साफ़ नहीं रहते। फिर ठंडा गर्म सेंसिटिविटी के वाक़या, दांतों से खून का बहना, ये वो आम चीज़ें हैं जिसका हर किसी को सामना करना पड़ता है। दांतों की सेहत का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है और फिर आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को मुआयना कराते रहें, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं आप सभी लोग जानते भी हैं। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, डॉक्टर इमरान ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सर्जन है, डेंटिस्ट है मिड सिटी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, दांतों की हिफाजत हमने किस तरह से यकीनी बनानी है? असल में हम तो ब्रश तो करते हैं, लेकिन हमारी रोज़ की खाने की आदत, हमारी कुछ वैसे साइकोलॉजिकल हैबिट्स, हमारी कोई वर्किंग हैबिट्स ऐसी हैं कि हमें वो हमारे इल्म के बगैर हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लाइक हम ब्रश तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते। अब सही तरीके से ब्रश चाहे आप एक दफ़ा कर लें या गलत तरीके से 3 दफ़ा कर लें, सही बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। यानी आप अपनी तरफ से 3 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी दांतों की सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हैं, दांत आपके अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपका वो तरीका ही सही नहीं है। प्रॉपर तरीका ब्रश करने का क्या है, टाइमिंग्स क्या हैं? बिल्कुल, ब्रश करने का तरीका ये है कि चूँकि दांत हमारे लंबाई के रुख हैं, तो जो चीज़ खाना वाना फंसेगा वो उसको ब्रश ऐसे करने से, ऊपर से नीचे करने से साफ होगा। लोग यूं करते हैं, इट मीन्स कि आप मैल कुचैल को, बैक्टीरिया को, प्लाक को मजीद धस रहे हैं, आगे रोक नहीं रहे और आगे कर रहे थे, जमी रहे वहाँ पे। एक तो ये तरीका। दूसरा, गोलाई में करना चाहिए ताकि जहाँ पे दांत और मसूड़े आपस में ज्वाइन करते हैं वहाँ से भी साफ हो। दूसरी अहम बात है प्रॉपर टाइम पे करना ब्रश। लोग रात को नहीं करते, रात को खाना खाया सो गए। अब जो थोड़े बड़े बच्चे कुछ ऐसे रात है मुंह में, वो थूक के जरासीम के साथ मिलके मसूड़े भी खराब करते हैं, दांत भी खराब करते हैं, मुंह में स्मेल भी आती है सुबह के टाइम। तो इसलिए रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद, क्योंकि नाश्ते के बाद ऑफिस जाना होता है और ऑफिस से लंच तक फिर कुछ 4-5 घंटे, बहुत से लोग हैं जो खाते पीते नहीं हैं, खामोशी से काम करते हैं, वो रात सोने वाली बात ही हो जाती है। तो ब्रश नाश्ते के बाद भी करना चाहिए। ठीक है जी, आपको रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करना है और फिर नाश्ते के बाद भी करना है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि आप जब जा रहे हैं, आपके ब्रश की सिलेक्शन कितनी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए? ब्रश आपका किस कैटेगरी का होना चाहिए? इसके लिए आपको ज़रूरी कि आप डॉक्टर के पास जाएं हर 6 माह के बाद, अपने दांतों का मुआयना करवाएं। लाइक जैसे जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनको सॉफ्ट ब्रश काम नहीं देगा क्योंकि निकोटीन बड़ी सख्ती से जमी होती है। उनको हम निस्बतन हार्ड ब्रश देते हैं। ठीक है। जो आम लोग हैं उनको हम मीडियम या रेगुलर ब्रश देते हैं। सॉफ्ट ब्रश उन लोगों को दिया जाता है जिनको कोई मसूड़ने की मसला है, खून आता है या स्कर्वी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, फिर हम सॉफ्ट ब्रश देते हैं। लेकिन यूजुअली मीडियम ब्रश विद मीडियम प्रेशर। ठीक है। कुछ लोग अगर सॉफ्ट ब्रश भी करते हैं तो जोर से करते हैं, उससे क्या होता है दांत मसूड़े फिर ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। सो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ब्रश के लिए हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट को अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले लोग जो हैं उनके दांतों पे पिलाहट आ जाती है, वो क्या चाय की वजह से ही है? मैं खुद बहुत चाय पीता हूँ लेकिन मेरे दांत पीले नहीं है, इसलिए कि आप हर कप, एक कप पीने के बाद एक पानी से कुल्ली कर लें। ठीक है। ताकि वो जो कैफीन है या जो भी उसका स्टेन है चाय का, वो उतर जाए। सही। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। बच्चे चूँकि मीठा बहुत पसंद करते हैं और फिर गोलियाँ टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स का इस्तेमाल, तो छोटी एज में हम देखते हैं बच्चों के दांत जो हैं वो बीच में कीड़ा लग जाता है और वो ऐसे महसूस होते हैं जैसे दांत टूट ही गए हैं। बिल्कुल टूट गए। उसकी सबसे बड़ी वजह तो है कि बॉटल फीडिंग, जो हम पैदा होते ही बच्चों को फीडर पे लगा देते हैं और फीडर सारी रात मुंह में रहता है। उस दूध में चिकनाइयाँ भी हैं, उसमें मीठा भी है, और वो सारी रात, जहाँ मैंने भी कहा कि रात को मुंह साफ़ करके सोना चाहिए, वहाँ सारी रात मुंह में दूध, चिकनाइयाँ, मीठा रहता है। वो तो दांत, और दूध के दांत होते भी नाजुक हैं, वो जल्दी ख़राब होते हैं। एक तो ये चीज़। सेकेंड ये कि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत खाते हैं जो कि दांतों पर चिपकी रह जाती हैं, लाइक फ्राइज़ हैं, लाइक नगेट्स के रेमनेंट्स हैं, लाइक चिप्स वगैरह जो भी हैं, तो ये दांतों पे चिपके रह जाते हैं। तो हर वो चीज़ जो दांतों पे चिपकी रह जाए और मीठी हो,
ऊपर से, तो ये डबल काम ख़राब हो गया ना। तो बच्चों को तो हर खाने के बाद ब्रश कराना चाहिए। ठीक है, बच्चों की किस एज ग्रुप से आपको ब्रश कराना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बच्चे वो डरते भी हैं, लगता भी है ब्रश, तो किस एज में आपको बच्चों को पाबंद बनाना है? उम्र के पहले 1 साल से ही जब दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन ज़्यादा सॉफ्ट है बनिस्बत परमानेंट दांतों के, तो बच्चों के ऊपर तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं वो लोग जो कहते हैं कि जी ठंडा गर्म लगता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, इसकी वजूहात क्या होती है? ठंडा गर्म लगना एक अलग इशू है, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न ये कि दांतों में जो कैविटी बन जाती है, खोड़ बन जाती है, उसमें ठंडा भी लगता है, उसमें गर्म भी लगता है, उसमें मीठा भी लगता है, खाना चबाने से भी दर्द होता है, लेटने से भी दर्द बढ़ता है, क्योंकि लेटने से खून का बहाव सर की तरफ होता है और जहाँ पे कैविटी होती है वहाँ पे दर्द होता है। अब ठंडा लगने की ये भी वजह है, और एक और बड़ी वजह है कि जो लोग दांत पीसते रहते हैं, काम कर रहे हैं और मुंह दबाया हुआ है, या कुछ लोग हैं जो रात को सोते में दांत पीसते हैं, नाइट ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म कहते हैं। तो ठंडा गर्म लगने की बहुत सी वजह हैं। एक और बड़ी वजह जो आपको बताऊं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा दांत साफ करते हैं और बड़ी ज़ोर से करते हैं, उनके भी दांतों की जो ऊपर की हिफाजती एनामल है वो ग्राइंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उन लोगों को भी ठंडा गर्म लगता है। अब आपने कहा मसूड़ से खून आना, इसकी भी बहुत सी वजह हैं। बहुत से लोगों की बड़ी वजह तो है कि वो ब्रश सही तरीके से नहीं करते, ब्रश खराब करना भी बड़ी वजह है। वो मैल जमता जाता है और मसूड़े खराब होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि विटामिन सी की कमी होती है, स्कर्वी, उनके भी मसूड़े से खून आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसी बीमारी की या किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से मुंह खुश्क रहता है, मुंह में थूक कम पैदा होता है, उनके भी मसूड़ों से बदबू और मसूड़े से खून आता है। तो इन सब चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए अपने फिजिशियन और डेंटिस्ट को हर कुछ अरसे के बाद, फॉर एग्जाम्पल 6 माह के बाद ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो। सही, चाहे कुछ भी ना हो, आपको अपने दांतों का मुआयना कराते रहना चाहिए। कितनी देर तक हम ये देखें कि जी अगर दांतों से खून मुसलसल आ रहा है, आप ब्रश ठीक नहीं कर रहे हैं, ये आपकी वजह है या कोई और वजह है, इंतज़ार कितना करना चाहिए आपको और फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? यहाँ मैं आपको बता दूं, आज मैं पब्लिक को बता दूं कि मसूड़ों से खून आने को ईजी ना लें। ये बहुत से और मसाइल को जन्म दे सकता है। फॉर एग्जांपल कार्डियक डिजीज़ का बहुत ख़तरा है। अच्छा जी, मसूड़ों से खून आते रहने को इग्नोर करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका जो ख़तरा है वो दिल को है। दूसरी बात, आपके जोड़ों को मसला हो सकता है। तीसरा, आपके स्टमक इश्यू हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा इंतज़ार करें। अगर वो अपने आप ब्रश करने से या आपके माउथ वॉश करने से ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है, अदरवाइज इमीडिएटली विजिट योर डेंटिस्ट। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का बड़ा मसला है कि जी दांत उनके पीले हैं ब्रश करने के बावजूद। कौन सा ऐसा तरीका है? लोग होम रेमेडी पे बड़ा चले जाते हैं, सोशल मीडिया से, जी आप दांतों पे ये इस्तेमाल कर लें, लेमन का जूस इस्तेमाल कर लें। किस तरह से आप दांतों की पिलाहट को ख़त्म कर सकते हैं? दांतों की पिलाहट को हम 2 तरीक़ों से दूर करते हैं। एक तो होती जो एक्सटर्नल पिलाहट है, जो कि स्मोकिंग से, चाय से, उसको तो हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के थ्रू कर देते हैं। अगर परमानेंट दांत पीले हैं तो फिर एक डेंटल ब्लीचिंग एक टेक्निक है जिसमें ब्लीचिंग जेल होते हैं स्पेसिफिक। ये जो बाजारी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उनके अंदर क्या है। जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। जो हमारी फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स हैं दांतों की ब्लीचिंग के लिए, जेल्स हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं। वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में दांत वाइट हो जाते हैं, जितना पेशेंट चाहे। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, लोग ये कहते हैं कि जी दांतों का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिसकी वजह से वो फिर नीम हकीम वाली जगहों पर भी जाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी है कि दांतों का इलाज बार बार लोग कहते हैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो प्रॉपर तौर पर स्टेरिलाइज होने चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। क्या कहेंगे? दांतों का इलाज वाकई महंगा है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि इसमें हमें अपनी स्टरलाइजेशन का, जैसे आपने जिक्र किया, वो ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, काफ़ी महंगी है, वो करनी पड़ती है। फिर डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो इन सब की कॉस्ट मिला के बात बढ़ जाती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ हमारे डेंटिस्ट्री की इक्विपमेंट या मटेरियल्स लोकली, चंद एक के अलावा सर्जिकल आलात के बाद कुछ भी लोकल नहीं बनता, सब कुछ इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट पे आपको होता है टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। और डेंटिस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूजुअली कॉस्मेटिक्स में लाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट या जो भी इनके रूल्स हैं, तो इसलिए इन पे ड्यूटी ज़्यादा है। वो वेंडर हमें ज़्यादा रेट पे देता है, हम पेशेंट को फिर उसी हिसाब से देने से मजबूर हैं। तो ये वजूहत हैं कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि जी दांतों का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। डॉक्टर साहब, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ते हैं जी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डाइट जो है उसका क्या रोल है दांतों की सेहत में? डाइट का बहुत रोल है। ऐसी चीज़ें जिनमें नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लाइक पोटैटोज़, चावल, रोटी, ये
समझा जाता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हैं भी, जी लेकिन इनकी जो एक्सेस है, जो इनकी ज़्यादती है वो, और फिर ये दांतों पे चिपके रह जाते हैं। मैंने ऐसे अभी अर्ज़ किया था कि जो चीज़ दांतों पे चिपकी रह जाती है और साफ़ ना की जाए वो दांतों को ऐसा ऐसा गला देती है जैसे सही। लोहे को जंग लगता है। तो अपनी खुराक हमें मतवाज़न रखनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब एक तादाद में होने चाहिए। सही। दूसरी बात, जो मीठा नुकसान पहुंचाता है। मीठा वैसे भी जिस्म के लिए ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ हो सकती है, इस तरह दांतों के लिए मीठा होता है नुकसानदेह। इस तरह बहुत सख्त चीज़ें तवातर से खाना, लाइक पान, गुटखा, छालिया और इस तरह की जो सख्त यहाँ तो चीज़ें, मैंने वो लोग देखे हैं जो अखरोट दांतों से तोड़े होते हैं, बादाम तोड़े होते हैं और बड़े फखर से बता रहे होते हैं कि जी हमारे दांत इतने मजबूत हैं, हम आराम से अखरोट तोड़ लेते हैं। ये फ़ख्र साल में एक आध दफ़ा कर लें तो काफ़ी है। रूटीन में करेंगे तो दांतों में क्रैक्स आएंगे, टूटेंगे और दांतों के नुकसानात बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत नरम ग़िज़ाएँ भी ना खाएं, बहुत नरम खाएं लेकिन एक तवाज़ुन के साथ, क्योंकि नरम चीज़ ज़्यादा खाएंगे दांतों की एक्सरसाइज नहीं होगी, जबड़ों की एक्सरसाइज नहीं होगी, बिल्कुल। और जब चीज़ की एक्सरसाइज नहीं होती है वो वीक रह जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब ये कहिएगा, ये दाढ़ में कीड़ा लग गया ना, एक आम टर्म है जो हम अक्सर सुनते हैं और बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि साल ही उनका मसला ही नहीं खत्म होता, मुंह इतना इतना ज़्यादा सूज जाता है। किस तरह इस मसले से बचा जा सकता है और फिर इसका प्रॉपर इलाज भी कुछ रिकमेंड कीजिएगा। बिल्कुल, असल में ये एक तारीख है कि इसका नाम कीड़ा रख दिया गया। हमारी किताबों में डेंटल कैरीज कहते हैं, हालांकि कोई 4-6 टांगों वाला कीड़ा नहीं होता। दांत के गलने के प्रोसेस को कीड़ा कहते हैं। ठीक है। इसका अच्छा, असल में आपकी दाढ़ गलती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारे आम अल्फाज में पूरी दुनिया में मैंने यही सुना है, लोग ये कह रहे होते हैं दाढ़ में कीड़ा लग गया। कीड़ा लग गया, कीड़ा। ठीक है। तो एक कॉमन, एक जो कहते हैं कॉमन एक गलती सी है, कह लें ये कीड़ा नहीं होता। बस इसका ये हाल है कि अपने डेंटिस्ट को मुनासिब वक्फे से मिलते रहें, रोज़ ब्रश करें, जिन ग़िज़ाओं का मैंने जिक्र किया उनसे ज़्यादा परहेज़ करें, जिनका बताया उनको ज़्यादा यूज़ करें, हैबिट्स ठीक रखें, तो ये चांसेस बहुत कम है कि आपके दांत खराब हों। अच्छा जी, बहुत कम उम्र में बहुत सारे लोगों को ये मसाइल का सामना रहता है कि उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? ये कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ भी होती हैं, विटामिन डी की कमी से भी ऐसा हो सकता है, जब जॉ बोन कमज़ोर हो, कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है। कुछ वैसे ही जो दो लोग आप दांतों को आपस में बेचते रहते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं, उनके दांत भी जल्दी गिर जाते हैं। तो अच्छा, मल्टीपल डॉक्टर साहब रीज़न है ये जल्दी कहिएगा कि ये आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी अगर हो तो ऐसा होता है कि अगर आपके जी बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आपके बाप दादा में ये सब कुछ चल रहा है तो आगे चल के आपको भी फेस करना पड़ेगा। दांतों में जेनेटिक इश्यूज़ का ट्रांसफ़र होना बहुत कम है, होता है लेकिन बहुत कम है। आमतौर पर इंडिविजुअली पर्सनली हद तक ये दांत ख़राब होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल हमारे पास आया है, उसका जवाब आपसे चाहिए। आरसीटी करवाने के बाद भी अगर मसूड़ों में दर्द हो तो इसका क्या हल है? आरसीटी दांत की होती है, मसूड़ों का दर्द अलग इशू है, ठीक है जी। दांत का दर्द अलग इशू है। आरसीटी दांत की होती है, कामयाब आरसीटी हुई हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो दांत में दर्द नहीं होती। होता ये है कि आरसीटी के बाद जब लोग उसके ऊपर क्राउन नहीं लगवाते तो उसके इर्द गिर्द खाना फंसता है मसूड़ों में, तो मसूड़े दर्द करते हैं आमतौर पर। ठीक है। और तो अगर ये दांत दर्द कर रहा है इसका मतलब कि रूट कैनाल सही तरीके से नहीं, उसको दोबारा करवाया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जिनके दांत नहीं हैं वो आर्टिफिशियल तरीक़ेकार की तरफ जाते हैं, मौसर ये तरीका मौजूद है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं? इसका नुकसान नहीं है, बल्कि अगर दांत निकाल दिए जाएँ तो उनको फौरी तौर पे नए लगवाए जाएँ, जिसके कि 2-3 तरीके हैं दांत लगाने के। अगर आप दांत नहीं लगाएंगे तो जो खाना चबाने का काम दांत करते हैं वो आपकी जॉ बोन करेगी, और जब जॉ बोन खाना चबाने का प्रोसेस करेगी शुरू तो बैठती जाएगी, फिर बाद में वहाँ पे दांत लगाना पॉसिबल ही नहीं होगा। सो मैं एडवाइस करता हूँ कि जैसे दांत निकलवाएं उसके फौरी बाद नया दांत लगवाएं। इसके लिए क्या प्रॉपर सर्जरी आपको करानी पड़ती है? इसके 2-3 तरीके हैं जी। एक तरीका जिसमें हम उतरने वाले दांत लगा देते हैं, रिमूवेबल डेंचर्स, जी। वो सबसे आसान तरीका, सस्ता तरीका है, लेकिन बहुत से लोगों को वो सूट नहीं करता। दूसरा तरीका है ब्रिज लगा देना, कि अगर एक दांत निकाला है तो उसके साथ के 2 दांतों को हम ग्राइंड करके उनके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, उसके साथ हम नया दांत लगा देते हैं। आज से कुछ साल पहले तक यही ब्रिजिंग ही चलती थी। इसमें एक नुकसान क्या है कि एक मिसिंग दांत लगाने के लिए साथ के 2 हेल्दी दांत ग्राइंड करते हैं। तो इससे बचने के लिए आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, डेंटल इम्प्लांट्स की एक इन्वेंशन सामने आई। ठीक है। जिसमें कि हम जहाँ पे दांत निकाला होता है वहीं पे सुन करके बोन के अंदर हम टाइटेनियम का एक स्क्रू लगा देते हैं और उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। इसको हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। ये सबसे महफूज तरीका, सबसे महफूज तरीका है, जिसको आप रिकमेंड भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। देखने वालों को मैसेज क्या देंगे डॉक्टर साहब? मैसेज ये देंगे कि अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत जिस्म दिया, ये अल्लाह की अमानत है, हमने अल्लाह को अच्छी हालत वापस करना है। इसका ख्याल रखें। जहाँ पे जो मसला आता है, मसूड़ से खून आता है, दांत पीले हैं, बदबू आती है, उनमें आपको गर्म ठंडा लगता है, हर 6 माह के बाद
चाहे कुछ नहीं है अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। ये वर्ल्ड WHO की रिकमेंडेशन है कि साल में 2 दफ़ा अपने डेंटिस्ट से मिलें। उसमें क्या होता है कि छोटा मोटा मसला शुरू में पकड़ा जाता है और उसका इलाज भी निस्बतन ईजी हो जाता है और सस्ता हो जाता है। और जो सब लोग ये शिकायत करते हैं कि जी बहुत महंगा इलाज कराना पड़ता है, अगर आप टाइमली चले जाएंगे तो आपको महंगा इलाज भी नहीं कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम में जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी अच्छा खाना खाना चाहिए, और हम लोग प्रेफर करते हैं अच्छा खाना खाने में कि आपने धड़ाधड़ गोश्त खा ली है, मुर्ग मुसल्लम बना ली है, तो आपका अच्छा खाना जो है वो यही है। दालें हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हैं, इनकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है हम लोग ये नहीं जानते हैं। अब आज के टॉपिक पे हम रोशनी डालेंगे कि दालें कौन कौन सी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, दिल के अमराज में, उन्हें कौन सी दालों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी दालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन सी दालें उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। और फिर काले चने का आ जाता है जी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर खुद से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें दालें इस फॉर्म में खानी हैं, बॉईल करके खा लें, इस तरह खा लें। तो आज आपकी प्रॉपर रहनुमाई करेंगी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी जी माहिर ग़िज़ायात सहर चावला ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल चाल है? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, दालें पसंद हैं आपको? शदीद पसंद है। हफ्ते में 2 या 3 बार डेफिनेटली मेरा जो लंच होता है वो दाल का होता है। और साथ ही मैंने नाज़रीन को बता दिया कि दाल को लंच में खाना चाहिए। यानी ये सबसे पहला पैगाम चला गया है कि दाल को लंच में खाना चाहिए। मुझे दाल चावलों के बगैर नहीं अच्छी लगती। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके दाल चावल के साथ लेना, अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ले रहे हैं। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, दाल इज नॉन एनिमल प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो होती है उसमें प्रोटीन के सारे जो सारे एसेंशियल जरूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं, दाल में जो नहीं होते हैं, अगर आप उसको चावल या किसी और होल ग्रेन के साथ मिला लेते हैं तो आप उसको कंप्लीट प्रोटीन बना देते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। बट देन अगेन आई वुड प्रेफर अगर आप ब्राउन राइस लें, क्योंकि जो आपके पास व्हाइट राइस होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, उसका शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। ब्राउन राइस में आप चावल की असल अफादियत लेंगे, या अगर आप उसको किसी भी होल ग्रेन के साथ लेते हैं, इट इज कंप्लीट प्रोटीन। और नाजरीन को वो कंफ्यूजन में नहीं रखूंगी, दोपहर को दाल इसलिए खानी चाहिए, रात को इससे अवॉइड करनी चाहिए कि रात को खाते भी हैं तो सोने से 3 घंटे पहले, क्योंकि दाल इज फर्मेंटेबल फाइबर, यानी जिसम में जाके फर्मेंट होता है तो गैस प्रोड्यूस करता है। अनलेस एंड अनटिल आपको गैसी रहना पसंद नहीं है, ब्लोटेड रहना पसंद नहीं है, तो दाल को दोपहर के टाइम ही इस्तेमाल करें। अफादियत से भरपूर है, हमारे पास बेशुमार किस्म की दालें। अगर आप इजाजत दें तो अपनी फेवरेट दालों की रानी से बात स्टार्ट करते हैं। जरूर। तो मैं मूंग की दाल को दालों की रानी कहती हूँ, और हफ्ते में 2 बार मैं मूंग की दाल खाती भी हूँ। उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो प्रोटीन कंटेंट है वो सबसे ज्यादा आपके पास मूंग की दाल में होता है। और दाल का अगर हम न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन करें, जो हमारे पास 7 तरह की दालें जिसमें से 5 तरह की थोड़ी ज्यादा मशहूर है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अफादियत है वो आपके पास दालों में है। अगर किसी को खून की लोगों की ये जरा गलती दूर कर दें कि दाल अगर जितनी आपने अच्छी ग़िज़ा खानी है वो गोश्ती है, मुर्ग मुसल्लम ही है, और दाल तो कभी भी अच्छी आपकी बन ही नहीं सकती ना। और दाल की तो वो वाली, अगर आपने कभी देखा है कि किसी की दावत कर रहे हैं तो दाल बनाई हो, बुरा समझा जाता है। मेरी अम्मी तो कश्मीरी है, ठीक है, और अम्मी कहती हैं कि दाल तो शाही खाना है। आपको पता है कश्मीरियों की, हमारी तो शादियों में जो है वो मेहंदी और बारातों पे दाल चावल को इसको बड़ी वो हाई और बड़ी इज्जत वाली चीज जो समझा जाता है। और वैसे तो अल्लाह ताला की बनाई जो हर रिस्क है वो जो भी आप सामने रखते हैं वो बड़ी इज्जत वाली चीज है, लाजमी कोई ना कोई बिल्कुल। और गोश्त को जिस वजह से बहुत पसंद किया जाता है प्रोटीन की वजह से, मैंने अभी बताया अगर दाल को आप ग्रेन्स के साथ मिला देते हैं तो उसका प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सेहत की इसके लिए इतनी अफादियत है। सबसे पहले वेट लॉस पे बात कर लेते हैं। जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं, एक दाल के कप में 250 मिलीलीटर में सिर्फ 230 कैलोरीज होती हैं। और इसमें क्योंकि फाइबर और प्रोटीन कंटेंट इतना ज्यादा होता है, सिर्फ एक कप में तकरीबन 17 ग्राम फाइबर होता है। दिन की हमारी रिक्वायरमेंट अनाज 30 से 35 ग्राम होती है, यानी आधे से ज्यादा फाइबर आप सिर्फ एक कप में पूरा कर लेते हैं। आप वेट लॉस करने की बात कर रही हैं तो हमारे पास तो दालों की बहुत ज्यादा सिलेक्शन मौजूद है। तो जिन लोगों ने वेट लॉस करना है उनके लिए कौन सी दाल आप प्रेफर करना चाहिए? जिन लोगों ने वेट लॉस करना है और उनके हाजमे का सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है, उनके लिए चने की दाल सबसे ज्यादा बेटर
फैक्टर है क्योंकि चने की दाल का फाइबर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। जिन लोगों का हाजमे का सिस्टम थोड़ा सा वीक है, गैस या ब्लोटिंग की शिकायत होती है, तो आप मूंग की दाल का इस्तेमाल करें, बिना छिलके और बिना पॉलिश वाली। वो आसानी से अच्छा, मुझे वैसे दाल माश बहुत पसंद है। दाल माश बहुत अच्छी, वो आसानी से हजम हो जाती है। दाल माश में भी फाइबर है, मैं आपको कंपैरेटिवली उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट से बता रही हूँ। जिन लोगों को खून की कमी है, अक्सर लोगों को होता है ना कि हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं लेकिन हम अंदर से वीक है, मेरे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं, वो आपके पास मसूर की दाल का इस्तेमाल करें। मसूर की दाल आयरन में सबसे ज्यादा रिच होती है। वैसे तो दालें सारी आयरन में रिच होती है, और एनीमिया जो है, खून की कमी जो है, जो लो एनर्जी लेवल्स है, उसका बेहतरीन इलाज है। जिनको डाइटिंग करते हैं, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, खून की कमी है, जो प्रेग्नेंट खवातीन है, उन्होंने सबसे ज्यादा मसूर की दाल को प्रेफर करना है, क्योंकि इसमें आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी बहुत ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने फॉलिक एसिड के अलावा कोई सप्लीमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे की न्यूरल ट्यूब बनाता है। दाल अगर आप लेते हैं डेली बेसिस पे, बेशक आप लें, मेरी जितनी प्रेग्नेंट क्लाइंट्स हैं मैं उनके डाइट चार्ट में डेली बेसिस पे डालती हूँ 1 प्याला, तो वो आपकी फॉलिक एसिड की जो कमी है उसको पूरा करता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है, डाइटिंग के साथ अक्सर कब्ज की शिकायत जो है वो भी एसोसिएटेड होती है, वो दाल का 1 प्याला जरूर लें, ये आपके लिए आइडियल है। दाल में बेसिकली आपके पास जो फाइबर होता है, ये क्या करता है कि ये आंतों में एक्स्ट्रा पानी को जज़ब नहीं होने देता। अब जब आंतों में अगर एक्स्ट्रा पानी जज़ब हो जाए ना, तो जो फीसेस, जो पखाना बनता है, वो बड़ा सख्त बनता है और वो उतनी मुश्किल से निकलता है। जब वो पानी जज़ब नहीं होता और वो पखाने में ऐड होता है, तो फीसेस आसानी से निकलता है, आपकी बॉल मूवमेंट्स को भी रेगुलेट करता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है और वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाते हैं, जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स दिया जाता है, उनको स्टैटिन्स कहा जाता है। रिसर्चेस साबित करती है कि स्टैटिन्स का जो एक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल कम करने पर, दाल में मौजूद जो कॉपर मिनरल है उसका भी आपके पास वही एक्शन होता है। मैं ये तो नहीं कह रही कि कोई जादू होगा और अगले दिन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको अपनी डाइटरी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो नीचे आएंगे। और वो तमाम खाने जो आपके पास फाइबर में हाई है दाल की तरह, कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास लो हैं, जिनमें आपके पास फैट नहीं है, वो तो वैसे ही आपके पास कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज है। डायबिटिक्स जो है वो दाल को एंजॉय करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को बहुत एजुकेट कर चुकी हूँ। दाल में आपके पास फास्ट, तेजी से एब्जॉर्ब होने वाले कार्ब नहीं होते, स्लो एब्जॉर्ब होने वाले कार्ब होते हैं, वो बड़ी आसानी कर देते हैं इंसुलिन के लिए अपना काम परफॉर्म करने की। कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हैं डायबिटिक्स, वो उनका फ्यूल में बर्न होता है, वो जिस्म में हाई नहीं होता। माने कि दालों की इतनी सारी अफादियत है, मुझे आज तक नहीं पता था। बच्चे नहीं पसंद करते हैं, बच्चों की सेहत के लिए क्या बहुत जरूरी है? अच्छा, बच्चों को अगर आप दाल के साथ पराठे बना के दें, बड़े मजे के, आप दाल इज ऑलरेडी ग्लूटेन फ्री, आप बच्चों के लिए ग्लूटेन फ्री पैनकेक्स बना के दें, ठीक है, दे विल रियली एंजॉय। आप दाल और किनवा की खिचड़ी बना के दें, आप 2-3 तरह की दालें मिक्स करके, मैं खुद रेसिपीज बनाती फिरती हूँ, आप चने की दाल मिक्स कर लें, आप मूंग की दाल मिक्स कर लें, आप साथ किनवा मिक्स कर लें, आप उसकी खिचड़ी बना लें, आप साथ 2 शामी कबाब रख लें, हल्के से चावल जो है उसको चाइनीज स्टाइल पे स्टर फ्राई कर लें, बच्चे एंजॉय करेंगे। उसके लिए वो अगेन है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी माइंड एक्सरसाइज जो है वो करनी पड़ती है। और कैंसर के जितने मरीज हैं या जो लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दाल इज अगेन अ ब्लेसिंग फॉर देम। आपके पास दाल सेलेनियम में बहुत हाई होती है। सेलेनियम आपके पास इकलौता ऐसा मिनरल है जो ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करने की एबिलिटी भी रखता है, और साथ ही जो एंटी ट्यूमर केमिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं उसकी एबिलिटी को भी तेज करता है। और सेलेनियम सबसे पावरफुल लिवर डिटॉक्स मिनरल है। हमारी बॉडी में जितने भी जहरीले केमिकल्स होते हैं, चाहे वो मेडिसिन की सूरत में आए, चाहे वो बॉडी के अंदर बन रहे हो, उनका डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में होती है। सेलेनियम इस सारी डिटॉक्सिफिकेशन मशीनरी जो है इसको आपके पास तेज कर देता है। तो दाल इज अगेन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पकानी किस चीज में, मैं इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। दाल को आप प्रेशर कुकर पे पकाना अवॉइड करें। उसके रीजन क्या है? उसकी वही रीजन है जिस वजह से दाल को पानी में पहले भिगो के रखा जाता है। दाल में आपके पास बेशक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को जज़ब होने से रोक सकते हैं। जो दाल में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटिक एसिड, टेनिन्स वगैरह, पानी में उसको इसलिए भिगोया जाता है कुछ घंटे ताकि उससे वेव ऑफ हो जाए। प्रेशर कुकर में जब आप दाल को पकाते हैं तो उसका फाइबर ठीक तरह टूटता नहीं है, वो एंटी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर रह जाते हैं, आपको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। आप स्टील के बर्तन में पकाएं या मिट्टी की हांडी में पकाएं, अगर आपके बिना छिलके बिना पॉलिश वाली है तो 30 से 40 मिनट में बन जाएगी, नहीं तो 60 मिनट में बन जाएगी, 80 मिनट में बन जाएगी, लेकिन दाल सही बनेगी। आयरन के बर्तन में दाल को ना पकाएं। दाल ऑलरेडी आयरन में रिच होती है, जैसे कि हमने अभी बताया है, मजीद आयरन उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आपको ग़िज़ाइयत के साथ साथ ये भी गाइड कर दिया है कि किस तरह से तरीके से दाल को बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल मुझे ये करना है शहर से कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फलां दाल अगर आप खा रहे हैं यूरिक एसिड बढ़ रहा है, नहीं खानी चाहिए, दिल के अमराज में अगर आप मुब्तला हैं तो ये दाल का इस्तेमाल ना करें। और फिर हम दालों में जो नमक मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देते हैं, इससे क्या उनकी ग़िज़ाई अहमियत मुतासिर होती है? ये सवालात मैं पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आके हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं दालों की ग़िज़ाई अहमियत पर।
वो तो हमें सहर ने डिटेल में बता दिया है कि ग़िज़ाई अहमियत क्या है, किस तरह से आपकी सेहत के लिए दालें मुफीद हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और फिर इसके साथ साथ यूरिक एसिड, हम बारी बारी डिफरेंस जो है वो इसका जिक्र कर लेंगे। कौन से अमराज ऐसे हैं जिसमें दालों का इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना चाहिए या फिर आपको सिलेक्शन इसकी करनी पड़ती है, क्या कहेंगी सहर? अच्छा, जो दिल के मरीज़ हैं, दाल उनके लिए एक बहुत अच्छी नवीद और खुशखबरी है, ख़ास करके वो लोग जो होमोसिस्टीन लेवल्स जिनमें ज़्यादा होते हैं। मेरे पास अब बहुत क्लाइंट्स आते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग अब एजुकेटेड है इस चीज़ को लेके कि होमोसिस्टीन है क्या। होमोसिस्टीन हमारे जिस्म में जो प्रोटीन की तोड़ फोड़ हो रही होती है, बनती भी है, टूटती भी है, उसका एक नॉर्मल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। अगर हमारे जिस्म में बी विटामिन की कमी होती है तो इसके लेवल ज़्यादा होते हैं और इसके लेवल ज़्यादा होने से हमारी दिल की शरियानों में क्लॉट हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकती हैं, दिमाग की शरियानें भी ब्लॉक हो सकती हैं, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब दालें देने से आपके पास क्या होता है कि जिन बी विटामिन की कमी जिस्म में होती है, क्योंकि दालें बी विटामिन में भरमार हैं जिनकी कमी से होमोसिस्टीन बढ़ता है, ये जब आप अपने जिस्म को प्रोवाइड करते हैं, होमोसिस्टीन की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, आपके दिल की शरियानें जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती है। अगर वो ब्लॉक होने वाली थी तो ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि ये फाइबर में हाई है और फाइबर में हाई हर खाना मौजूद आपके दिल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जाहिर है जो खाना फाइबर में हाई है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहा है, यानी शरियानों को। बाद मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकती हूँ जो लोग दालें कम खाते थे वो ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, इतनी आपकी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाई अहमियत रखी है और हम लोग बस चूज़ी हो जाते हैं कि जी आज दाल बनी है तो आपका मूड ऑफ हो गया। ये कुछ लोबिया, रेड बीन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, इनकी अहमियत बताइएगा। क्या नॉर्मली हम सैलेड में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको? लोबिया की अफादियत बेसिकली सब आपके पास लेंटिल्स की क्लास को बिलोंग करते हैं। लोबिया की अफादियत भी आपके पास उसी तरह है जिस तरह के आपके पास बाकी दालों की जो अफादियत है। लोबिया का जो फाइबर कंटेंट होता है वो कंपैरेटिवली, अभी जो हम दालें डिस्कस कर रहे थे, चने की दाल डिस्कस कर रहे थे, मसूर की, माश की, मूंग की, इनसे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अफादियत इसकी भी उतनी ज़्यादा है, ये भी उतना ज़्यादा रिकमेंडेड है। बस इन सारी दालों को इस्तेमाल करते हैं आपने ख्याल रखना है कि रात के टाइम आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर रात के टाइम आप डिनर में दाल लेते भी हैं तो कोशिश करें कि आप बिना छिलके, बिना पॉलिश वाली मूंग की दाल, उसका आपने सूप बना लिया, या आप खिचड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि खिचड़ी में भी हम जो दाल इस्तेमाल करते हैं हम पीली वाली, बिल्कुल रिफाइंड पॉलिश हुई बिना छिलके वाली दाल जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को स्प्राउट्स की आदत है, मूंग दाल के स्प्राउट्स मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ सबको, सिवाय प्रेग्नेंट खवातीन के, उन्होंने नहीं लेने होते, फिर कभी बात करेंगे कि क्यों। तो जो स्प्राउट्स होते हैं, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट दाल से उतनी ही क्वांटिटी में 2 गुना ज्यादा होता है। अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं सैलेड्स में तो आपने एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं लेना, वरना वो आपको गैस ब्लोटिंग कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर की आप बात कर रही थी, दालें ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। दालें ब्लड में टोनिसिटी मेंटेन करती हैं। ब्लड की टोनिसिटी यानी ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, जो कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम होता है। क्योंकि दाल में पोटेशियम होता है तो ये हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं इसको रिलैक्स रखती है, मसल क्रैम्प्स को भी कंट्रोल करती हैं, नर्व कंडक्शन को भी अच्छा रखती हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा नमक है बॉडी में उसको भी एक्सेल करती हैं। तो जो चीज़ ब्लड टोनिसिटी मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर के लिए जबरदस्त। यूरिक एसिड के मरीजों को, अच्छा, यूरिक एसिड के मरीजों को मैं दाल डाइट चार्ट्स में रिकमेंड नहीं करती, कोई भी दाल, क्योंकि दाल इज अ प्रोटीन, ठीक है, और जब वो ब्रेक डाउन होगा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, और उसी के जो लेवल हाई होने से यूरिक एसिड और गाउटी आर्थराइटिस आपके पास होता है। उनको ज्यादातर, और क्योंकि आपके पास मटर भी जो है वो भी लेग्यूम्स की फैमिली में आते हैं, मैं उनको मटर भी रिकमेंड नहीं करती। उनको हम ज्यादातर जो है वो वेजिटेबल डाइट पे रखते हैं, और अगर जब इंशाल्लाह उनके 3, 4, 5 हफ्ते में आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, आपके लेवल्स कम आना शुरू हो जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार दाल वगैरह उसको इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहना मैं इतना मुनासिब नहीं समझूंगी कि यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं वो बेफिक्र होकर दाल, चने और मटर खा सकते हैं। नो, हमारे यहाँ लाहौरियों की एक रवायत है, हलीम बहुत पसंद की जाती है और वाकई बहुत पसंदीदा ये ज़बरदस्त डिश है। अब इसमें तो दालों का एक मिलाप होता है बेशक, तो इसकी क्या ग़िज़ाई हमें ज़्यादा हो जाती है और इसको क्या बहुत ज़्यादा खाने से नुकसान भी होता है? देखें, आप जितनी ज़्यादा दालें मिक्स करेंगे, ठीक है, आप खाने का क्या अफादियत तो है, कैलोरी कंटेंट बढ़ा रहे हैं। फिर हम जिस तरीके से उसको बनाते हैं घी वगैरह के साथ, ठीक है, हम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन दालों की अफादियत का हमारे पास कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप हलीम भी ज़्यादा, और ऑफकोर्स जब हम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, अब वो एक प्याले में 230 कैलोरीज नहीं है, अब वो एक प्याले में आपके पास ज़्यादा कैलोरीज हैं, तो अगर आप ज़्यादा लेंगे तबीयत खराब होगी, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है अगर आप मॉडरेट अमाउंट में खाएं। हाँ जी, अना आपने बात की थी कि मसालों की जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा,
आयुर्वेदा की मैं फर्म बिलीवर हूँ। आयुर्वेदा प्रूव करता है कि तड़का और मसाले दाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि दाल में फर्मेंटेबल फाइबर होता है, और जो फर्मेंटेबल फाइबर है वो अंदर जाके गैसी हो सकता है। हम जिस तरह लहसुन अदरक वाला और हम जिस तरह हरी मिर्चों वाला जो तड़का लगाते हैं वो इसके हजम होने की एबिलिटी को बेटर कर देता है। तो तड़का और मसाले इज गुड फॉर दाल। लाल मिर्च का तड़के की शायद उतनी अफादियत ना हो, लेकिन अगर आप लाल मिर्च का तड़का लगाते हैं तो दिन में उसके बाद आपने किसी और खाने में लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी। सही। अच्छा जी, अब दालों की टाइमिंग आपने बता दी, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हमें? अपनी जो हम अपना डाइट चार्ट बनाते हैं नॉर्मली, हफ्ते में कितने दिन दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर वैसे तो दालें भी अब अफोर्ड से बाहर हो चुकी हैं, इसलिए लोग सोच समझ के इस्तेमाल इसका करते हैं। अच्छा, अगर आप नॉन वीगन है मेरी तरह, ठीक है, क्योंकि आपने फिर गोश्त भी खाना है, आपने मुर्गी भी खानी है, तो आप हफ्ते में 2 दिन जो है वो दाल का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन चूंकि हमें कंपैशनेट होकर सबका सोचना चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं प्लांट बेस्ड वीगन डाइट भी खाते हैं, तो आप रोज दाल का एक 250 मिलीलीटर का प्याला जो है वो अपने लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ना फिर आप गोश्त खा रहे हैं ना आप मुर्गी खा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अंडे भी नहीं खा रहे होते। तो फिर दाल को किसी ना किसी ग्रेन, जवार, जो बाजरे की रोटी 1-2 चपातियों के साथ, या फिर आप ब्राउन राइस के साथ, चावलों के साथ जरूर खाएं। और अगर आप अदरवाइज गोश्त और मुर्गी भी खा रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार मस्ट है आप दाल खाएं। सही। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैसेज मैं सबको ये देना चाहूंगी कि दाल शाही खाना है, उसकी अहमियत को पहचाने, और ये जो बड़े बुजुर्गों की बातें होती है ना, इनकी कदर करनी चाहिए। जो उन्होंने शाही खाना न्यूट्रिशनल कंटेंट्स इसको प्रूव करते हैं, और थोड़ा सा इनपुट आज मैंने और फिर जब इतनी सारी डिटेल में बता दिया है कि दालों की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, कौन कौन सी दालें आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, और वो जो हमने अपने आप से मिथ्स बनाई होती हैं कि जी ये बंदा दिल का मरीज़ है, इसको ये नहीं खाना, इसको ये नहीं खाना, तो बहुत वाज़ेह अंदाज में सहर ने बता दिया है। तो इसके बाद आप अगर दाल नहीं भी खा रहे तो अपनी ग़िज़ा का एक लाजमी हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। सर थैंक यू सो मच, इतनी डिटेल में इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो मुझे भी नहीं पता था चीज़ें आपने वो भी शेयर कर दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जी, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, और जहां हमने दालों की अहमियत की बात की है, वहीं हम आपको बताते हैं जी, हर रोज़ आप सब्जियां अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो बाहर आपको कौन सी सब्ज़ी किस कीमत पर मिलेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाहर सादिया खान। ओवर टू यू सादिया। फलों और सब्जियों की कीमतों की बात करते हैं तो मौसमियाती लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर पड़ता है, सब्जियों और फलों की कीमतों पर भी। ख़ासकर जो गर्मियां हैं इनमें फलों की और सब्जियों की कीमतें जो हैं वो निस्बत बेहतर होती है। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट में इनको स्टॉक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वेदर इम्पैक्ट जो है वो सब्जियों को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करता है। आज हम बात करते हैं सब्जी को कीमतों की, तो आज प्याज जो है वो 20 से 25 रुपये फ़ी किलो, जबकि टमाटर की कीमत 20 है। इस तरह से आलू की कीमत 40 है, पालक जो है वो 50 से 60 के दरमियान, शलजम जो है उसकी कीमत 40 है, बैंगन 40 रुपये फ़ी किलो, जो शिमला मिर्च है उसकी कीमत 90 रुपये फ़ी किलो है। इस तरह से मार्केट की अगर बात करते हैं तो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट है, और शहरियों को ये कहना है कि एक जैसी कीमत जो है उन पर इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, और ज़िले हुकूमत को, इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए ताकि तमाम जगहों पर जो कीमतें हैं वो एक जैसी हों, ताकि अच्छी और बेहतरीन अशिया जो है जी। थैंक यू सो मच। सादिया हमारे साथ मौजूद थी, सब्जियों की कीमतें हमें सादिया ने बता दी हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह सेम टाइम पर कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।